शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से मिल रही खबर के साथ और कोरोना संक्रमण से जुड़ी ये बड़ी खबर है जहां पर सीएम हाउस का गार्ड कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सीएमएचओ कार्यालय का स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अंबेडकर अस्पताल के 2 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है और इसी कड़ी में देखिए ये बड़ी खबर कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई इस वक्त छत्तीसगढ़ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम हाउस का एक गार्ड कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। साथ ही सीएमएचओ का जो कार्यालय है वहां का भी एक स्टाफ कोरोना संक्रमित है। छत्तीसगढ़ में 13 दिन में कोरोना मरीजों की संख्या दुगनी हो गई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2000 के पार है। पूरे प्रदेश में 72 मरीज मिले हैं। अंबेडकर अस्पताल के 2 डॉक्टर, एक पुलिसकर्मी भी संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं सीएम हाउस के गार्ड की ड्यूटी की पश्चिम गेट पर जो ड्यूटी लगी हुई थी जिस गार्ड की, वो भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। तो कोरोना मरीजों की संख्या लगातार छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। पिछले 13 दिनों में यहां पर मामले दुगने हो गए हैं। सीएम हाउस का एक गार्ड कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सीएमएचओ कार्यालय का स्टाफ कोरोना संक्रमित है। तो वहीं कुछ डॉक्टर और पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 2000 के पार हो गई है छत्तीसगढ़ में। ये वही छत्तीसगढ़ है जो एक समय कोरोना मुक्त होने की कगार पर था, लेकिन अब देखिए हालात लगातार बेकाबू होते चले जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में 72 मरीज मिले। धनवेंद्र जायसवाल हमारे साथ न्यूज एडिटर फोन लाइन पर जुड़ गए। धनवेंद्र जी, छत्तीसगढ़ के लिए स्थिति लगातार चिंताजनक होती चली जा रही है, मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। देखिए रोमिता, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस संख्या आगे भी बढ़ने वाली है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस बारे में बहुत पहले आगाह किया था कि आने वाले दिनों में स्थिति बहुत भयावह होने वाली है और इसी को रोकने के उपाय राज्य सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि इसमें सफलता भी मिली है। अभी अब संख्या 13 दिनों में दुगनी होने लगी है और उम्मीद ये की जा रही है, आशंका ये है कि आने वाले दिनों में ये जो संख्या है दिनों की वो और घटेगी और जो दुगनी होने की रफ्तार है वो और तेज होगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रवासी मजदूर लौटे हैं और उसका संक्रमण यहाँ फैला है उससे ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2000 के करीब आंकड़े होने को हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी है। मरीज स्वस्थ होकर बहुत तेजी से वापस लौट रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ जो मौतों के आंकड़े हैं वो काफी सीमित हैं और केवल 9 मौतें अब तक छत्तीसगढ़ में हुई है। तो ये एक उम्मीद की किरण और राहत भरी बात है कि मौतों के आंकड़े यहाँ बहुत कम है, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, लेकिन जो संक्रमण है वो काफी तेज हो गया है और माना यह जा रहा है कि अगस्त के मध्य तक ये अपने चरम पर होगा। जी रोमिता। चलिए, बहुत शुक्रिया धनवेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए। और बिलासपुर से खबर है जहां पर कोरोना सेंटर में ग्रामीण भिड़ गए हैं। परिजनों को मजदूरों से नहीं मिलने देने पर लाठी डंडे तक चल गए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस मारपीट में घायल हुए हैं। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के पतईडीहा स्कूल का ये पूरा ही मामला है। पुलिस ने पूरे ही मामले में विवेचना शुरू की है। तो कोरोना सेंटर में आपस में ग्रामीण ही भिड़ गए। परिजनों को मजदूरों से नहीं मिलने देने पर ये झड़प हुई है, लाठी डंडे चले हैं। आधा दर्जन लोग इस मारपीट में घायल हो गए हैं। उमेश हमारे साथ है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। उमेश, कोरोना सेंटर के अंदर ही ग्रामीण आपस में भिड़ गए, क्या कारण रहा, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? देखिए, ये पचपेड़ी थाना क्षेत्र के पतईडी का मामला है जहां पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। यहाँ पर श्रमिकों को ठहराया गया है। श्रमिकों के परिजन मिलना चाहते थे अपने परिजनों से, चूंकि खेती का समय है तो ऐसे समय के लिए वो अपने परिजनों से कुछ राय मशवरा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आपस में जब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की कि ये गलत है,
अगर ग्रामीणों को क्वारंटाइन सेंटरों में जाने दिया गया और मिलने दिया गया तो इससे खतरा बढ़ सकता है, ऐसा ही इनकी धारणा थी। इसे लेकर दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई। इस मामले को लेकर पीड़ित पक्षों ने पचपेड़ी थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं जिन लोगों ने मारपीट की है वो फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और खबर बिलासपुर से ही है, जहां पर एक चाइनीज कंपनी का मोबाइल ब्लास्ट हो गया है। मोबाइल के कवर में रखे 3000 रुपए भी जलकर खाक हो गए। सिविल लाइन थाने के सामने की पूरी ही घटना है, जहां पर मोबाइल धारक की सूझबूझ से कोई हताहत नहीं हुआ है। युवक ने चाइनीज कंपनी पर थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। देखिए, ये तस्वीरें हैं जहां पर एक चाइनीज कंपनी का जो मोबाइल है वो अचानक से फट गया, उसमें ब्लास्ट हुआ और इस दौरान कवर में रखे जो पैसे थे वो भी जल गए। तस्वीरें देखिए किस तरीके से पूरा ब्लास्ट हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही है कि सूझबूझ यहाँ पर मोबाइल धारक की रही, जिसके चलते कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, जनहानि। उमेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। उमेश, चाइनीज कंपनी का ये मोबाइल फट गया एकदम से, थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। जी, ये अब्दुल सफीर तिफरा निवासी है। ये सिविल लाइन थाने में किसी काम को लेकर वहां पहुंचे थे। इस दौरान ये फोन पे बात कर रहे थे कि अचानक मोबाइल गर्म हुआ। मोबाइल गर्म होते ही ये जैसे ही इन्होंने मोबाइल को फेंका, मोबाइल ब्लास्ट हो गया। आसपास में भीड़ लग गई। लोगों ने उस मोबाइल में आग जो लगा था उसको बुझाने का प्रयास करते रहे और उसमें जो पैसे रखे थे वो जलकर खाक हो गए। इस पूरे मामले को लेकर जो मोबाइल धारक है अब्दुल सफीर, वो सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया है, शिकायत दर्ज कराई है। वहीं एक बड़ी हताहत से कहा जा सकता है कि बच गया है। ये मोबाइल धारक की सूझबूझ थी, जिसकी वजह से वो कोई वहां पर किसी प्रकार की हताहत नहीं हुई और इस पूरे मामले को लेकर सिविल लाइन पुलिस जांच कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। डालना तो पानी डाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। पीएम मोदी बिहार के खगड़िया से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान को लॉन्च करने वाले हैं। लॉन्चिंग के मौके पर पीएम मोदी के साथ 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुड़ने वाले हैं। अभियान के तहत देश के विभिन्न इलाकों से अपने गांव पहुंचे श्रमिकों को रोजगार मिलने जा रहा है। 125 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के लिए देश के 116 जिलों को चिन्हित भी किया गया है। अभियान के तहत हर जिले में करीब 25,000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा, जिसके लिए गांव में 25 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम होंगे। केंद्र ने 50,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया। योजना से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड के साथ साथ उड़ीसा शामिल है। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा बिहार के 32 जिलों को जोड़ा गया है। आज देश में गरीब कल्याण रोजगार मिशन की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस पर सियासत हो रही है। मोदी सरकार ने इस योजना में गरीब मजदूरों के रोजगार के लिए प्रावधान किया है। 116 जिलों को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया है। और इसी पर अब जनता कांग्रेस ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया है। अमित जोगी ने सीएम भूपेश बघेल और पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि छत्तीसगढ़ियों से भेदभाव ना किया जाए। वैसे कांग्रेस भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रही है, लेकिन जनता कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी भी और कांग्रेस भी नजर आ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से लोकसभा में बीजेपी के 11 और कांग्रेस के 5 सांसद हैं। भारत सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान चालू करने जा रही है। देश के 116 जिलों में ये योजना चलाई जाएगी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश से दिल्ली में 16 सांसद जाते हैं, 11 लोकसभा में और 5 राज्यसभा में, लेकिन इन 116 जिलों में एक भी जिला छत्तीसगढ़ का नहीं चुना गया।
जबकि प्रदेश से लाखों की तादाद में लोग बाहर दूसरे प्रदेश जाते हैं मजदूरी करने के लिए। हमारे साथ न्यूज एडिटर धनवेंद्र जायसवाल जी फोन लाइन पे जुड़ गए। धनवेंद्र जी, इस योजना में जिसमें गरीबों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा, इसमें छत्तीसगढ़ को ना जोड़े जाने पर अब पॉलिटिक्स हो रही है, जनता कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। स्वाभाविक तौर पर ये स्थिति बननी ही थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक भी जिला इस गरीब कल्याण योजना में शामिल नहीं किया गया है। करीब 2.5 से 3 लाख प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में गए थे वो लौटे हैं, और यहाँ भी गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को राहत दिए जाने की उम्मीद की जा रही थी। खासतौर पर मुंगेली जिला, जांजगीर जिला ऐसे जिले हैं जहाँ से बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं। रायगढ़ जिले से बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया था और वो लौटे हुए हैं। तो ऐसे जिले हैं जिनमें जो चिन्हित हैं, जहाँ के लोग बड़ी संख्या में जाते हैं और वहाँ इस योजना को लागू किए जाने की उम्मीद की जा रही थी। एक भी जिला शामिल नहीं हुआ है, तो कांग्रेस के लिए तो ये अवसर था ही कि वो केंद्र सरकार की लानत मलानत करे और केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाए, और कांग्रेस इस दिशा में आरोप लगा ही रही है। लेकिन अमित जोगी ने इसमें राज्य की सरकार को भी घसीट लिया है, कांग्रेस को भी इसमें शामिल करते हुए दोनों के जिम्मेदार ठहराए। उन्होंने कहा है कि यहाँ के जो सांसद दिल्ली जाते हैं, क्या वो कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी के राज्य के हित के मुद्दे को उठाने में वो विफल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये बड़ा मुद्दा होगा और ये सियासत का एक केंद्र होगा। ये इसको लेकर के आने वाले दिनों में राज्य में सियासत बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धनवेंद्र जी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के एक भी जिले को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जबकि हाल ही के दिनों में हमने देखा कि जैसे लॉकडाउन लगा था, बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य पहुंचे थे, छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। ऐसे में उन लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा, जिसको लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं जनता कांग्रेस की तरफ से। छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुई हाथियों की मौत के बाद लगातार एक्शन मोड में राज्य सरकार नजर आ रही है। इसी कड़ी में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। जिन जिलों में हाथियों की मौत हुई है वहां पर डीएफओ पर कार्रवाई की गई है। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अतुल शुक्ला भी हटा दिए गए हैं। अनुसंधान के डायरेक्टर वो बनाए गए हैं। धर्मजयगढ़, बलरामपुर, बैकुंठपुर में डीएफओ को हटा दिया गया है। धर्मजयगढ़ में डीएफओ प्रियंका पांडे को बनाया गया है। देखिए, हाथियों की मौत पर राज्य सरकार का ये बड़ा एक्शन। खबर कोंडागांव से है, जहां पर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक अनोखी पहल करते हुए कोरोना योद्धाओं के साथ राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया है। इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कोरोना योद्धाओं को शॉल और छाता देकर आभार व्यक्त किया। जरूरी सेवाओं में लगे कोरोना योद्धाओं के सम्मान में थाली बजवाकर नारेबाजी की गई है। साथ ही जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल और बिस्किट का वितरण किया गया। गांधी जी का आज जन्मदिन है। आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे सफाई कर्मी, हमारे पुलिस कर्मियों को साल, छाता एवं अन्य सामान के साथ हम उनको सम्मान भी कर रहे हैं। और आज रोका छेका कार्यक्रम है, जो छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा है। आज हम लोग कनेरा में गौशाला में जाके जो गाय जो अभी बाहर हैं उनको हम गौशाला में ले जाएंगे और आज से प्रतिबंध करके गौशाला में उनकी सेवा करेंगे। आज बहुत से कार्यक्रम है जो जरूरतमंदों को चावल वितरण भी कर रहे हैं और कई कार्यक्रम, रक्तदान भी हमारे एनएसआई और हमारे यूथ कांग्रेस के माध्यम से और कई लोगों को हम लोग रक्तदान और अन्य कार्यक्रम कर रहे हैं। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवानों की सर्चिंग ऑपरेशन का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि धुर नक्सली इलाके में कैसे ये ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। बारिश में भी ये अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। जंगल में नालों में पानी भर गया है, फिर भी ये नक्सलियों की तलाश में जुटे हुए हैं। देखिए, ये सर्च ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें जो कि वीडियो के माध्यम से बाहर आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से बारिश में भी नक्सलियों की तलाश में ये जवान डटे हुए हैं। दंतेवाड़ा के धुर नक्सली इलाके का ये वीडियो है, जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बारिश भी इसमें बाधा बनती नजर नहीं आ रही है।
प्रशांत गजबी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे हम उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए, उस पर नकेल कसने के लिए सीआरपीएफ जवान पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर डटे हुए हैं और इस बीच वो तमाम बाधाएं, प्राकृतिक बाधाएं और जो कुछ और बाधाएं होती हैं जो सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान आती हैं, वो भी आगे नहीं टिकती हैं। जी बिल्कुल रोमिता, इससे पहले हमने देखा था कि अमूमन बारिश के मौसम में सर्चिंग ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता था, लेकिन जिस तरीके से सूचना तंत्र मजबूत हुआ है जवानों का और ये सूचनाएं लगातार आती रही हैं कि बरसात के दिनों में नक्सली एक जगह पर रहते हैं और जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, जिसको देखते हुए इस बार बरसात के मौसम में भी जवानों ने ऑपरेशन प्लान किया है और बरसात के शुरुआत से ही अब जो है नदी नाले जो भर चुके हैं उन जगहों पर भी जहाँ पर पहले जवान नहीं पहुँच पाते थे, उन जगहों पर अब जवान पहुंच रहे हैं। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये करणपुर कैंप के निकले जवानों का है, जो 111वीं बटालियन के हैं, सीआरपीएफ के हैं, जो सर्चिंग करने के लिए निकले हुए थे और उन इलाकों तक पहुंच रहे हैं अब जवान जहां पर नक्सलियों की काफी पैठ होती है। और गर्मी के मौसम में जब नक्सली अपने चरम पर होते हैं, नक्सली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, उस दौरान जवानों को वहां पे पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन चूंकि अभी नक्सली बैकफुट पर हैं और बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है नक्सलियों की, तो ये एक प्रयास है जवानों का कि इस दौरान जो है नक्सलियों के उन इलाकों में भी पहुंचा जाए और नक्सलियों पर दबाव बनाया जाए ताकि वो और ज्यादा बैकफुट पर जाए। और जिस तरीके से अगर आमना सामना होता है तो एनकाउंटर में कहीं ना कहीं नक्सलियों का सफाया किया जाए। जिस तरीके से ये बरसात का मौसम शुरू हुआ है, प्री मानसून शुरू हो गई है, मानसून के ने दस्तक दे दी है और अभी से ही जो नदी नाले भर चुके हैं और जंगल में जिस तरीके से हरियाली छाई हुई है, तो इसका आड़ हमेशा जो है नक्सली लेकर भाग निकलते थे। लेकिन अब जिस तरीके से ट्रेनिंग कही जाए या फिर जिस तरीके से प्रयास किया कहा जाए कि जवान जिस तरीके से अंदरूनी इलाके में पहुंच रहे हैं और उन जंगलों तक पहुंच रहे हैं जो सघन जंगल जहां पे नक्सलियों की काफी पैठ हुआ करती थी, ये कमोवेश पूरे बस्तर संभाग में ये स्थिति है कि बस्तर संभाग के हर एक इलाकों में जहां जहां पे नक्सलियों की काफी पैठ है वहां तक अब जवान जो है पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और मानसून में इस ऑपरेशन को कर रहे हैं ताकि मानसून जो एक बेहतर विकल्प हुआ करता था जवान नक्सलियों के लिए कि वो आराम से जो है अपना काम अंदरूनी इलाकों में कर लेते थे। लेकिन इस बार जवानों ने मन बना लिया है कि किसी भी प्रकार से नक्सलियों को उनका काम नहीं करने दिया जाएगा और जो नक्सली जिनका जहां पर पैठ है और जहां पे दहशत है, उस दहशत को जो है नक्सलियों की कम की जाएगी बस्तर के अंदरूनी इलाकों में। बिल्कुल, ये तस्वीरें यही बयां करती है कि किस तरीके से सीआरपीएफ के जवान ये ठान चुके हैं कि नक्सलियों को जड़ से खत्म करना है, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना है। बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। धमतरी में बीजेपी नेता खूबलाल धुर्व ने डाभा रेत खदान ठेकेदारों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता ने रुद्री थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि डाभा रेत खदान में रेत माफियाओं की तरफ से अवैध उत्खनन की शिकायत मिली थी, जिसे रोकने के लिए वो अपने साथियों के साथ पहुंचे थे, जहां रेत खदान में पहले से मौजूद कुछ लोगों ने एक बंद कमरे में ले जाकर उनके साथियों के साथ मारपीट की है। साथ ही उनका एक वीडियो भी बनाया गया है जिसमें उन्हें और उनके 5 साथियों को गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि के साथ हुई मारपीट को लेकर बीजेपी के आला नेता भी थाने पहुंच गए और कार्रवाई की मांग की। तो इस मामले में आदिवासी समाज ने जल्द कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ये ग्राम जोरातराई की घटना है जिस थाना कुरुन क्षेत्र अंतर्गत और जिसमें सूचना मिली है, इसके आधार पर जो प्रार्थी यहाँ के उन्होंने अपना आवेदन दिया है, इसमें अभी उनकी एमएलसी करवाई जा रही है और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खबर कोरिया से है, जहां पर मनेंद्रगढ़ थाना पुलिस ने ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो खुद को आरटीओ का अधिकारी बताकर लोगों से वसूली कर रहे हैं। दरअसल अनूपपुर के राजनगर के रहने वाले आनंद चौधरी ने पुलिस में शिकायत की थी। सिद्ध बाबा घाट के पास कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को रोका और कागजातों में कमी बताकर उनसे 1000 रुपए लिए और कोई रसीद नहीं दी। इतना ही नहीं, आनंद ने यह भी बताया कि जो लोग वसूली कर रहे थे उनके पास शहडोल संभाग का बोर्ड लगा एक आरटीओ का वाहन था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी शहडोल से अंबिकापुर शादी में जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने वसूली की योजना बनाई, वाहनों को रोककर वसूली शुरू कर दी। मनेंद्रगढ़ थाने में कल एक सूचना आई थी जिसमें आनंद प्रसाद चौधरी प्रार्थी निवासी अनूपपुर की सूचना पर पता चला कि
कुछ लोग छलपूर्वक आरटीओ वाले बताकर उनसे चालान वसूली कर रहे थे। इनमें से 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जिनके नाम अनीश कुमार गुप्ता, उमेश कुमार सेन, मनीष नामदेव, विष्णु सिंह, सभी मध्य प्रदेश निवासी हैं। खबर दुर्ग से है, जहां पर बाल गृह में रहने वाले बच्चों के साथ ज्यादती की शिकायत सामने आई है। बाल कल्याण अधिकारी ममता वर्ण सिंह की प्रताड़ना से तंग आकर भागे हुए 5 बच्चों ने वापस आकर मैडम पर अश्लील वीडियो दिखाने और मारपीट करने की शिकायत दर्ज करवाई है। मामले के खुलासे के बाद बाल कल्याण अधिकारी के दफ्तर आने पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले 13 जून को महिला एवं बाल विकास सचिव आर प्रसन्ना से शिकायत की गई थी। वहीं मामले पर अधिकारियों का कोई भी स्पष्ट जवाब अब तक नहीं आया है। प्राइमा फेसी यही जानकारी हमारे पास में अभी है कि बच्चों ने जो है वो शायद वो अपने बच्चों अपने पेरेंट्स के साथ में या अपने फैमिली के साथ में फिर से रीयूनाइट नहीं होना चाहते रहे होंगे, इसलिए उनको सूचना मिली कि हम उनको उनके परिवार के पास भेज रहे हैं, तो शायद बच्चों ने ऐसा निर्णय लिया होगा, ऐसा प्राइमा फेसी सूचना से लगता है। सर, बच्चे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि वहाँ के एक स्टाफ के द्वारा उनके साथ अश्लील हरकत की जाती थी। नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा मतलब ऐसी कोई सूचना हमारे पास में या डायरेक्टली बच्चों ने कभी डायरेक्टली इस स्तर पर नहीं कहा है। उनका साफ तौर पे आरोप है कि एक मैडम जो है उनके साथ में ऐसे अभद्र व्यवहार भी करती थी, मारपीट करती थी और कुछ अश्लील वीडियोस दिखा करके फिर गंदी हरकत करती थी। इस बारे में जानकारी लेकर मैं आपको बता पाऊंगा बेहतर जानकारी वहाँ से। अगर ये सत्य पाया जाता तो किस तरह की कार्रवाई होगी? जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग पुलिस ने लंबे समय में गांजा तस्करी में शामिल एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला से 2.25 लाख रुपए का 17 किलो गांजा जब्त हुआ है। आरोपी महिला खुर्सी पार इलाके में गांजे का व्यापार करती थी। पुलिस ने महिला के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राजनांदगांव से खबर इस वक्त, जहां पर पुलिस जवान ने पत्नी को गोली मार दी है। जवान ने अपने आप को भी गोली मार ली है। दोनों की मौत हो गई है। फिलहाल कारण सामने नहीं आ पाया है कि किन कारणों की वजह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, लेकिन काफी चौंकाने वाला ही पूरा ही मामला मानपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक पुलिस जवान ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी है और उसके बाद खुद को भी गोली मार दी है। प्रमोद हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए। प्रमोद, मामला क्या है पूरा? जी रुमिता, बता दो, ये पूरा जो मामला है राजनांदगांव जिले का जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है मानपुर, वहाँ पदस्थ आरक्षक जो है उसने देर रात अपने आप को, पहले अपनी पत्नी को गोली मारी, उसके बाद फिर अपने आप को गोली मार ली है। लेकिन कारण क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। और यह जो आरक्षक है ये मुकेश मनहर करके है और जांजगीर चांपा का रहने वाला है, लेकिन अपनी पत्नी के साथ जो है मानपुर थाने में ही पदस्थ था और वहीं वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसने इस प्रकार की जो कदम है क्यों उठाया। लेकिन ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो मामला है ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र का है, तो संवेदनशील माना जा सकता है। जी रुमिता, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सरकारी धन की बर्बादी का जीता जागता उदाहरण कोंडागांव नगर पालिका कार्यालय में देखने के लिए मिला है, जहां पर मोटी रकम खर्च करके बनाया गया हाथ धुलाई केंद्र शोपीस बनकर रह गया है। कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए कोंडागांव नगर पालिका कार्यालय में इसे लगवाया गया था, ताकि कार्यालय में आने वाले कर्मचारी पहले हाथ धोएं और उसके बाद कार्यालय में प्रवेश करें। लेकिन ना तो यहाँ पर पानी का इंतजाम है और ना ही साबुन की व्यवस्था है। जिम्मेदार अधिकारी जो है इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष हेम कुंवर पटेल ने इसका ठीकरा सीईओ पर फोड़ दिया। खबर बिलासपुर से है, जहां पर 2 डॉक्टरों ने एक घायल सांप की सर्जरी कर उसे मरने से बचा लिया है। दरअसल इस सांप की हड्डी टूट गई थी। डीएलएस कॉलेज के पास ये घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और इसी वक्त सांप पकड़ने वाले बाबू स्वामी की नजर इस पर पड़ी और वो इसे उठाकर पशु चिकित्सक एसके सिन्हा के पास ले गए। डॉक्टर सिन्हा ने डॉक्टर आरएन त्रिपाठी की मदद से इस सांप की सर्जरी की है। 1 घंटे तक चली इस सर्जरी में सांप की टूटी हड्डी को स्टील के तार से जोड़ा गया। फिर 3 घंटे की निगरानी के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि सांप अहिराज प्रजाति का है।
अच्छा 21 जून को लगने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले आज रात से सूतक लग जाएगा। इसके चलते रविवार की सुबह यानी कि कल मंदिरों के पट नहीं खुलेंगे। कल सुबह 10:25 से ग्रहण शुरू होगा, जो कि दोपहर 2 बजे तक खत्म होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले ही माना जाता है, इसलिए आज रात 10:25 से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा। सूर्य ग्रहण लगभग 3.5 घंटे तक प्रभावशील रहेगा और इस बीच पूजा पाठ नहीं किया जाएगा।